दोस्तों, आज इस कहानी का अंतिम भाग है और हमें आशा है कि आप लोग आज कहानी सुनने के बाद चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। निकिता की छोटी भाभी मीरा कमज़ोर मनोबल की थी। वह भी निकिता के दुख को देखकर घबरा रही थी, इसलिए रोई जा रही थी। बड़ी भाभी ने उन्हें समझाया, मीरा रो मत, हमें उनको सहारा देना है। हम भी ऐसे घबराएंगे तो फिर बच्चे भी तो घबराएंगे। दुखी तो सभी थे, लेकिन वे धैर्य से काम ले रहे थे। निकिता के स्वभाव के कारण वह अपनी सभी भाभीियों की प्यारी थी। रात को जब बड़े भैया आए तभी निकिता उनके साथ नहीं आई थी। मिनी को जब पता चला मामा आई हैं तो वह घबराने लगी कि पता नहीं अब मामा जी क्या बताएंगे। बड़े मामा ने उसे और वैभव को अपने पास बुलाया। मिनी, वैभव, तुमको अपने पापा की तबीयत जाननी होगी ना? हाँ मामा जी, मिनी बोली। वह आईसीयू में एडमिट हैं। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है। हार्ट अटैक आया है, उन्हें 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, मामा जी ने बताया। वह जो मूवी में दिखाते हैं वही आईसीयू। वैभव आईसीयू का नाम सुनकर उत्सुकता से बोला। वैभव को अभी इतनी समझ नहीं थी कि वह स्थिति की गंभीरता का एहसास कर सके। इसमें खुश होने की क्या बात है? कुछ अक्ल वक्ल है तुम्हें? जिनकी जान को खतरा होता है वह लोग आईसीयू में होते हैं, समझे? हमारे पापा की तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए वह आईसीयू में हैं। मिनी नाराज होकर बोली। वैसे तो वैभव हर बात पर मिनी से लड़ता, लेकिन यह सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया और बोला, सॉरी, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना मामा जी? मिनी फिर मामा जी से बोली, ठीक हो जाएंगे, 3 दिन तो डॉक्टर रखते ही हैं सबको ऑब्जर्वेशन में। बस होश आ जाए फिर रिस्क खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन घर आने में 15 दिन लग जाएंगे अभी, मामा जी ने जवाब दिया। यह सुनकर मिनी दुखी हो गई थी कि उसके पापा को घर आने में 15 दिन लगेंगे। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि दिन कितने भी लगें, बस पापा ठीक हो जाएं। अगले दिन निकिता घर आई नहाने धोने के लिए। उसने पूरे 1 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। माँ को देखते ही मिनी दौड़कर उससे लिपट गई। मम्मा, निकिता ने उसके गाल प्यार से छुए। तब मिनी ने पूछा, पापा कैसे हैं मम्मा? ठीक हैं, उन्हें होश आ गया है उन्हें, लेकिन अभी डॉक्टर ने बात करने से मना किया है, निकिता ने जवाब दिया। मिनी माँ को बड़े गौर से देख रही थी कि वह कितनी हिम्मती है, अब भी टूटने की बजाय दृढ़ता से खड़ी है। अपने जीवन के संकटों का हिम्मत से सामना कर रही है। वह खुद को माँ के सामने बौना सा महसूस कर रही थी। चलोगी तुम पापा से मिलने? निकिता ने प्रश्न से मिनी का ध्यान टूटा। मिनी कह ही नहीं पाई कि अस्पताल जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। अच्छा, तुम दोपहर को खाना और चाय ले आना, निकिता फिर बोली। मिनी ने हाँ में जवाब दिया। मिलना तो वह भी चाहती थी, लेकिन अस्पताल के नाम से घबराती थी। मेरा मामी ने खाना बनाकर उसे दे दिया। वह और उसकी माँ, मेरी बहन, दोनों खाना लेकर अस्पताल पहुँचे। निकिता को उसने टिफिन पकड़ाया। पापा कहाँ हैं? मिनी ने पूछा। उधर आईसीयू में, निकिता ने जवाब दिया। मिनी ने दरवाजे के शीशे से ही देखा। अपने पापा को उस हाल में देख उसका दिल घबराने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। शमिता, वापस चलो, उसने अपनी बहन से कहा। थोड़ी देर रुकते हैं ना, अभी तो आए हैं, शमिता बोली। नहीं, चलो अभी, मिनी ने जोर दिया तो वे दोनों वापस लौट गई। मिनी यह सोचकर रोई जा रही थी कि उसने कभी अपने पिता को ऐसी लाचारी स्थिति में नहीं देखा था। इससे पहले नीरज को कभी बुखार भी शायद ही आया हो। अब वैभव को ही वह अस्पताल भेजती थी। 3 दिन बाद जब नीरज बोल पाया तब उसने सबसे पहले पूछा, निकी, समझते मिलने आते हैं? मैंने देखा है, लेकिन मिनी नहीं आई। आप आईसीयू में हो, यहाँ आने की इजाज़त कहाँ है? निकिता ने बहाना किया। घर जाकर निकिता ने मिनी को बताया कि उसके पापा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसे पूछ रहे थे, मम्मी, मुझे वहाँ घबराहट होती है, मैं पापा को ऐसे देख नहीं पाती हूँ। मिनी ने जवाब दिया, आज वह रूम में शिफ्ट हो रहे हैं, तुम वहाँ आ जाना। पापा भी तो तुम तीनों बच्चों को मिस करते हैं, निकिता ने समझाया।
ठीक है मम्मा, मिनी ने जवाब दिया। मिनी जब अस्पताल पहुंची तो नीरज बहुत खुश हुआ, उसे दुलारने लगा। पापा की चिंता नहीं है, मिलने नहीं आई मुझसे। नीरज ने बेटी से शिकवा किया। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, आपको सुइयां लगी थी, वह देखकर मैं चली गई थी। आप बेहोश थे, मुझसे यह सब देखा नहीं गया, कहकर वह रो पड़ी। अरे मेरी बेटी होकर इतनी कमजोर, स्ट्रांग बनो, यह कहकर नीरज उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। दोनों भाइयों का ध्यान अभी तुम्हें ही रखना है, वैभव का रिजल्ट भी आने वाला होगा। हाँ पापा, मिनी ने कहा। नीरज धीरे धीरे ठीक तो हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर इस बीमारी ने उसके मन में एक चिंता में डाल दिया था। उसके मन में यही चल रहा था कि उसे जल्द ही अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा, वरना उसके बिना तो वह सड़क पर आ जाएंगे या रिश्तेदारों के रहम पर रहेंगे। यह सोचकर ही वह बेचैन हो उठता था। वह अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होकर घर जाना चाहता था, ताकि वह कोई सही काम सेट कर सके, जिससे वैभव को पूरा जीवन उसके जैसे संघर्ष न करना पड़े। वह उधेड़ बुन में ही था कि निकिता ने खाना लगा दिया। खाना चूंकि परहेज वाला था, जिससे नीरज चिढ़ता था। यह क्या रोज नमक डालकर सब्जी उबाल कर दे देती हो, तुम खुद बनाकर अपने घर से नहीं ला सकती हो क्या? उसके इस तरह चिड़चिड़ाने से निकिता परेशान होने लगी थी। घर जाकर उसने मिनी से कहा, मिनी तेरे पापा बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। एक तो मेरा भाभी हमारे लिए इतना कर रही हैं, कभी परेशान नहीं होती और समय से खाना बनाकर दे देती हैं, और तेरे पापा उनके बनाए खाने पर गुस्सा होते हैं। अब दिल के मरीज को तो परहेजी खाना ही खाना होगा ना। मिनी माँ को समझाते हुए बोली, अरे मम्मी, पापा बीमारी से और हालातों से चिड़चिड़े हो गए हैं। वैसे भी वह आपके हाथ के बने खाने के आदी हैं। मुझसे भी खाना बनवाते हैं तो आपके जैसा ही बनवाना चाहते हैं। आप परेशान मत होइए, मैं मामी जी का हाथ बटाती हूँ, यहाँ और ज़्यादा बटाऊँगी। हाँ बेटा, हमारे कारण उन पर ज़्यादा काम का बोझ नहीं पड़े, निकिता बोली। उधर नीरज ने अस्पताल में ही अपने बिजनेस प्लान पर काम शुरू कर दिया था। कमल, जो कि एक बाल फैक्ट्री में काम करता था, वह नीरज के पुश्तैनी घर में किराएदार रह चुका था। उसने उसे सब समझाया कि उसे गोंद बनाने का काम शुरू करना है। कमल को उसकी मदद करनी होगी। गोंद की ट्यूब की ड्राई बनवाने में कमल उसके लिए सारी जानकारी ले आया। नीरज ने कमल को ट्यूब बनाने का ऑर्डर देने के लिए कह दिया। उसने अपने आप से मन ही मन कहा कि बहुत हो गया गिरना, अब बस उठकर दिखाना है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नीरज को डॉक्टर ने घर पर भी बेड रेस्ट करने लगा। धीरे धीरे उसने साइड में गोंद बनाने का काम शुरू करने की भी तैयारी तेज कर दी। कॉलेज पूरा करने के बाद मिनी ने भी स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली थी। कुछ समय बाद नीरज के भाई मुंबई से उससे मिलने आए। भाई, हमें दुख है कि आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। हम आपसे कब तक मिलने भी नहीं आ पाए, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, नीरज के भाई अजय ने कहा। नीरज चुप रहा, कुछ न बोला। तब अजय फिर से कहा, भाई, पापा के जाने के बाद आप हमेशा हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे, हमें नौकरियां दिलवाने में भी मदद की। अब जब आपको आज ज़रूरत है तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अब नीरज बोला, तो तुम बदला पूरा करना चाहते हो? नहीं भाई, लेकिन हम संकट के समय में आपका साथ देना चाहते हैं, अजय बोला। उन्होंने वैभव को गोंद का काम शुरू करने के लिए कुछ मदद करने का वादा किया और चले गए। लेकिन वर्तमान स्थिति तो यही थी कि नीरज को नौकरी ही जारी रखना जरूरी था। उधर जब नीरज बेड रेस्ट पर था, तब निकिता ने नीरज को बिना बताए वैभव को भी एक खिलौने के स्टॉल पर नौकरी पर रखवा दिया था। सड़क पर इस तरह के स्टॉल को सरकारी अनुमति नहीं होती थी, इसलिए जब कभी पुलिस आती, इन्हें फटाफट स्टॉल हटाकर भागना पड़ता था। पटरी पर स्टॉल लगाने वालों को इसकी आदत थी, लेकिन वैभव सबका आदी नहीं था। एक दिन जब स्टॉल का मालिक उसके भरोसे स्टॉल छोड़कर गया, तभी अचानक पुलिस आ रही है यह खबर आई। सब सामान समेट कर भागने लगे। वैभव को यह सब क्या हो रहा है समझ में नहीं आया, और तब तक पुलिस आ गई। सबको डंडे मारकर भगाने लगी। वैभव भी हड़बड़ा गया, लेकिन उस पर एक
पुलिस वाले ने डंडा चला दिया। वैभव के मुंह से आह निकल गई। उसे चोट से ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई। यह बात नीरज को जब पता चली तो निकिता ने कहा सॉरी, लेकिन मैं अकेले संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए। कहते ही निकिता रो पड़ी। तुम्हें गलाने महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो सब कुछ संभाला हुआ है। मैंने की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कराई है। यह सब तो मेरे कारण ही हो। कहते कहते वो चुप हो गया। अगले ही दिन उसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। आप टूर ऐसे में कैसे लगाएंगे? आपको तो स्कूटी भी चलाना मना है, खराब सड़कों पर सफ़र करना मना है। निकिता परेशान होकर बोली। कुछ नहीं होगा कहकर नीरज ने उसे चुप करवा दिया। घर के सभी लोग अपना जीवन सुधारने के लिए दोहरा मेहनत करते। निकिता ने फिर नौकरी छोड़ दी और घर देखना शुरू कर दिया। साथ में ही नीरज के बिजनेस प्लान में भी मदद करती। कुछ समय की मेहनत के बाद प्रोडक्ट बनकर तैयार था। वाह पापा, या तो बिल्कुल किसी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट के बराबर का लग रहा है। मिनी सैंपल ट्यूब देकर खुशी से उछल पड़ी। नीरज मुस्कुराया, फिर बोला, हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ सैंपल बना लेने से कुछ नहीं होगा। अब हमें पहले मार्केट में इसे इंट्रोड्यूस कराना है, फिर मार्केट की डिमांड जितना प्रोडक्शन भी करना होगा। इसके लिए वैभव तुम जाओगे मार्केट में प्रोडक्ट को सब दुकानों में दिखाने। मैं पहली बार तुम्हें ले जाकर दिखाऊंगा कैसे मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। नीरज ने वैभव को प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हैं वह सिखाया। दोनों ने पूरी लगन से अपने काम को आगे बढ़ाया। वैभव छोटा था लेकिन अपने पिता की ही भांति मेहनती और निर्भीक था। धीरे धीरे बनारस और आसपास के शहरों में उनकी बनाई गोंद बिकने लगी। अभी उनका काम बहुत छोटा था, नया था, इसलिए उससे कमाए पैसों को वह खर्च नहीं कर सकते थे। एक दिन वैभव स्कूल गया हुआ था। उसका गृह कार्य पूरा न हो पाने के कारण मास्टर जी बहुत नाराज हुए। उसके अलावा अन्य 4 बच्चों का भी काम पूरा नहीं हुआ था। सबको लेकर मास्टर जी प्रधानाचार्य के ऑफिस में गए। ऑफिस में मास्टर जी कुछ कहते, उसके पहले ही प्रधानाचार्य उन्हें देखकर बोल पड़े, अरे मिश्रा जी, अभी आपको ही याद कर रहा था। क्या हुआ सर, कुछ काम था क्या? मास्टर जी बोले, नहीं कुछ काम नहीं, बस यह गोंद की ट्यूब मैंने देखी तो आपको दिखाने की सोच रहा था। प्रधानाचार्य बोले, या क्या खास है इसमें? मास्टर जी ने पूछा। खास यह है कि यह गोल्ड यही हमारे बनारस की बनी हुई है, देखने में जबकि किसी बड़ी कंपनी की बनाई हुई लग रही है। प्रधानाचार्य जी ट्यूब दिखाते हुए बोले। प्रधानाचार्य की बात सुनकर मास्टर जी ने कहा, सही कह रहे हैं सर, आप लगता है बनारस में भी अब तरक्की हो रही है। वैभव अपनी बनाई हुई ट्यूब की तारीफ सुन गर्व और खुशी से भर गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि मास्टर जी उसे यहाँ दंड के लिए लाए हैं। उसका मन तो था कि अभी जाकर दोनों से कहे कि यह हमने बनाया है, लेकिन डर के मारे उसने कुछ नहीं कहा। प्रधानाचार्य जी ने मास्टर जी से पूछा कि इन बच्चों को वह क्यों लाए हैं यहाँ। मास्टर जी ने उन्हें बताया कि यह बच्चे अपना होमवर्क करके नहीं लाते हैं। प्रधानाचार्य उन्हें डांट लगाई और आगे से अपना काम समय पर करके लाने की हिदायत दी, लेकिन वैभव को डांट का दुख कम और अपनी गोंद की तारीफ की खुशी ज़्यादा थी। घर आते ही उसने सबको आज स्कूल की बात बताई। सब बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद नीरज ने तय किया कि इस काम को वह दिल्ली में शिफ्ट करेगा। उसके भाइयों की भी यही सलाह थी। लेकिन पापा, अब तो मेरी नौकरी और ट्यूशन दोनों अच्छे चल रहे हैं। मिनी बोली, हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे चाचा का कहना है दिल्ली का मार्केट बहुत बड़ा है, मैन्युफैक्चर का काम बड़े शहर में ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन पहले मैं जाकर सब सेटल करूँगा। वैभव अपनी परीक्षा देकर बाद में आ जाएगा। अब मैं आपके साथ चलूँगी, आपको अकेले नहीं जाने दूँगी पापा। मिनी ने कहा तो नीरज उसे भी अपने साथ ले गया। निकिता दोनों बेटों के साथ बनारस में ही रुकी रही। कुछ समय बाद सब वहीं शिफ्ट हो गए। दिल्ली में माल की खपत उनके बनाने की क्षमता से ज़्यादा थी। नीरज वैभव को मार्केटिंग के सारे गुण सिखाया करता था। धीरे धीरे वैभव दिल्ली के सदर बाजार में अपने आप व्यापारियों से डील करने लगा था।
निकिता, नीरज और वैभव कारखाने का काम देखते। छोटा बेटा अभी स्कूल में था, वो भी बचे समय में हाथ बटाता। मिनी ने दिल्ली में भी स्कूल में नौकरी कर ली थी। उन लोगों ने एक दुकान भी खोली जिसमें वह अपने माल के साथ साथ अन्य स्टेशनरी आइटम रखते थे। कुछ समय बाद मिनी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। नीरज ने मिनी की शादी कर दी। तभी वैभव को एक कंपनी से जॉब का ऑफर आया। शादी में हुए खर्च से उन पर कुछ कर्ज हो गया था, इसलिए वैभव ने उस जॉब को स्वीकार कर लिया। नीरज के सिखाए हुए मार्केटिंग के गौरव को अपनी जॉब में काम आने लगे। नौकरी में आने वाली हर परेशानी को सुलझाने के लिए भी वह अपने पिता से सलाह करता रहता। उसे मंथली सेल्स रिपोर्ट बनाकर लाने के लिए कहा गया। तब भी वह रिपोर्ट उसने नीरज से बनवाकर जमा कर दी। उसके सीनियर ने जब वो रिपोर्ट देखी तो उन्होंने वैभव से पूछा, वैभव, तुम तो पहली बार जॉब कर रहे हो, यह रिपोर्ट तुम्हें किसने बना कर दी है? वैभव को लगा शायद कुछ गलती हो गई है, इसलिए उसने पूछा, क्या बात है सर, कुछ गलती हो गई है क्या? नहीं, बल्कि यह किसी अनुभवी के द्वारा बनाई हुई लग रही है। यह एक एक्सीलेंट रिपोर्ट है, वह खुश होकर बोले। थैंक यू सर, यह रिपोर्ट मैंने अपने पापा की मदद से बनाई है। वैभव ने सच बात बताई। अपने पापा से कभी मिलवाना मुझे, सर ने कहा। जरूर सर। वैभव ने उन्हें अपने पिताजी से मिलवाया। वह नीरज से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। हालांकि वह यह नौकरी वैभव ने कुछ समय के लिए ही की थी, लेकिन नौकरी में उससे बहुत तरक्की मिली। पदोन्नति होने से वह कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया। उसको मार्केटिंग के लिए कई पुरस्कार भी मिले। नीरज की मेहनत रंग ला रही थी। अपने बेटे को दी गई उसकी ट्रेनिंग से वह दिनों दिन तरक्की कर रहा था। अच्छा रिश्ता देखकर नीरज ने वैभव की भी शादी कर दी। आप घर के में बहू भी थी और धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा। नीरज निकिता अपने नाती पोतों में खुश रहने लगे। धीरे धीरे उसके ऊपर उस पर से सारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी थी। वह सिर्फ मन लगाने के लिए दुकान पर ही बैठने लगा। छोटा बेटा भी अब बड़ा हो रहा था और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार था। वह कुछ समय बाद उनके पास अपना घर और गाड़ी भी हो गई थी। निकिता और नीरज ने बहुत कुछ खोया जरूर था जिंदगी में, लेकिन दुख जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें भी देकर जाता है। वो है आपसी प्यार और एकजुटता। इसी प्यार और एकजुटता से उन्हें हर मुश्किल से पार लगा दिया। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। यह नीरज और निकिता की पूंजी ही थी जो उन्होंने कमाई थी। लेकिन वर्षों पहले आए हार्ट अटैक के बाद से नीरज की तबीयत अक्सर खराब हो जाती थी। निकिता नीरज की सेहत को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। इतने वर्षों में कई बार नीरज की हालत बिगड़ी थी, लेकिन वह जैसे सोचकर दृढ़ संकल्प करके बैठा था कि जब तक अपने परिवार को, विशेषता निकिता को आत्मनिर्भर और सुरक्षित नहीं कर देता, खुद को कुछ होने नहीं देगा। डॉक्टरों से उसे बहुत चिढ़ थी। उनकी हिदायतें शायद उसे पसंद नहीं थी, जो कि उसमें नकारात्मकता का भाव भरती थी। उसकी बीमारी को करीब 15 वर्ष बीत चुके थे। निकिता उसकी बदपरहेजी से नाराज होती तो मिनी कहती, अरे मम्मी, आप बहुत चिंता करती हैं। इतने साल बीत गए, अब पापा को कुछ नहीं होगा, फिर वह कब अपनी जिंदगी खुशी से अपनी पसंद का खा पी कर जाएंगे। आप जानती हैं उनका शौक बस एक अच्छा खाना पीना ही तो है। कपड़े पर भी वह अपने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती कभी। मिनी को दलीलें सुन निकिता चुप हो जाया करती। एक दिन वैभव ने बताया कि उसका ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया है। पापा, आप भी हमारे साथ चंडीगढ़ चलिए। अरे बेटा, इतने समय बाद अब अपने घर में रहने का सुख मिला है। तुम रिद्धिमा और बच्चियों को लेकर चले जाओ, वहीं रहो, हम यहीं ठीक हैं। उसकी बात सुनकर वैभव उदास हो गया, पर जिद नहीं की। वहाँ उसने अपना घर सेट किया। वह अपनी पत्नी और बच्चियों को भी ले गया। नीरज का यह परिवार न तो अनुशासन न ही ज़रूरतों के कारण एक दूसरे से बंधा था तो सिर्फ लगाव और प्रेम के कारण। इसलिए वे एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे थे। करवा चौथ की रात थी। निकिता ने बहू को फ़ोन किया, रिद्धिमा,
कैसी हो? चाँद निकला कि नहीं? नहीं मम्मी, उधर से जवाब आया। तुमने पूजा की? निकिता ने फिर सवाल किया। नहीं मम्मी, रिद्धिमा ने जवाब दिया। क्यों, कब करोगी? देर हो गई है अब तो। निकिता ने इस बार पूछा तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो उसने दोबारा पूछा, बोलो रिद्धि, क्या हुआ? तब रिद्धिमा ने रोने से सकने की आवाज़ आई। निकिता डर गई। वाह, हेलो हेलो करने लगी। मम्मी, मुझसे यहाँ अकेले नहीं रहा जाएगा। यह टूर पर चले जाते हैं। आज भी अभी तक नहीं आए। आसपास किसी को ज़्यादा जानती नहीं हूँ मैं कि उनके साथ पूजा करूं। वैसे भी यहाँ अधिकतर लोग करवा चौथ मनाते ही नहीं हैं। इनके कलीग के घर जाना था पूजा के लिए। मुझे अकेले बच्चियों को लेकर जाना होगा। इतना तैयार होकर मुझसे चला भी नहीं जाएगा। आप होती तो मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ता, कहकर वह रो पड़ी। निकिता भी चिंतित हो गई। अच्छा, अब चुप हो जाओ। वैभव को आज तो छुट्टी लेनी चाहिए थी। मम्मी, वह कहते हैं आजकल काम का प्रेशर है। वैसे भी उनका मन भी आप लोगों के बिना नहीं लगता है, यहाँ रिद्धिमा ने बताया। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, निकिता ने उसे कहा। नीरज ने जब सुना तो बिना समय गंवाए अपने बेटे के पास जाने को तय कर लिया। उसके चंडीगढ़ पहुँचने पर वैभव और रिद्धिमा खुश हो गए। पोतियाँ दादू दादी से लिपट गई। फिर वह वैभव को चिढ़ाते हुए बोला, क्यों बाबूजी? बाप से सब सीखा, कड़ा दिल करना नहीं सीखा, रह नहीं पाए। तब रिद्धिमा बोली, पापा, या तो बच्चों जैसे मुंह फुलाए रहते थे, कहते थे पापा को मुझसे प्यार ही नहीं है। हाँ, पापा को अब इन्हें प्यार का प्रमाण देना पड़ेगा। आज तक मैंने एक दोस्त नहीं बनाया, अपनी दुनिया परिवार तक ही सीमित रखी है। नीरज ने कहा, तो मेरी दुनिया भी आप ही लोग हैं। आप लोगों के बिना मेरे लिए हर खुशी का कोई महत्व नहीं है, वैभव ने कहा। तो नीरज ने उसे प्यार से गले लगा लिया। नीरज को वहाँ का माहौल बहुत सुंदर लगा। वह बड़ा सा घर था, आगे लॉन और हर घर के आगे पेड़ पौधे। थोड़ी थोड़ी दूर पर पार्क बने हुए थे। दिन भर चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ें आती, तरह तरह के फूलों की खुशबू आती रहती। कई बार घर के आगे मोर भी दिख जाते। नीरज जैसी सुंदर सुकून भरी जिंदगी की कल्पना करता था, वह उसे यहाँ आकर मिली। वह सुबह उठते ही लॉन में आकर बैठ जाता। नीरज ने पहली बार बिना किसी जिम्मेदारी, बिना किसी चिंता फिक्र के जी रहा था। निकिता और नीरज दोनों पोतियों को लेकर पार्क में जाकर बैठ जाते। वहाँ अपने पुराने दिन याद करते। निकी, माना कि जीवन में बहुत उठा पटक रही है, लेकिन हमने बहुत कुछ पाया भी है। याद करो वह मुंबई की सड़कों पर बारिश में घूमना, हमारा एक ही बड़ा पाव को आधा आधा बांटना। नीरज ने पुराने दिन याद करते हुए कहा, सब याद है। और वह खाली डबल डेकर में ऊपर की सीट में जाकर बैठना भी याद है। निकिता ने कहा, हाँ, तो यह सब भी याद है। नीरज ने कहा तो निकिता शर्मा गई, फिर बोली, और हाँ, 60 दिन में 30 फिल्में देखने का रिकॉर्ड भी तो बनाया हमने। विपुल भैया ने तो मेरी शिकायत भी कर दी थी बनारस जाकर। किया निकिता तो एक टाइम का खाना ही नहीं बनाती है, रोज मियाँ बीबी सिनेमा देखने निकल पड़ते हैं। सुनकर नीरज हंस पड़ता है। उनकी यह बातें बड़ी पोती सिम्मी भी सुन लेती हैं। हाँ दादू दादी, सच्ची आपने इतनी सारी मूवीज देखी। मम्मी पापा तो जाते ही नहीं मूवी देखने। हाँ, हमारे ज़माने में या मोबाइल फ़ोन इतने टीवी चैनल तो थे नहीं, हम ऐसे ही मन लगाते थे, निकिता ने समझाया। वाह, सिम्मी खुश होकर बोली और फिर खेलने में मगन हो गई। पटना की यादें भी बहुत सुंदर थी, बस जब तक याद दिन की बीमारी मुझे नहीं हुई, सब कुछ कितना सुंदर था। उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत दुख देने की। नीरज सोचते हुए बोला, छोड़िए भी, सुख दो तो जीवन का नाम है। आप साथ हैं, बस यही बहुत है। निकिता बोली, साथ तो रहूँगा ही, देखना मैं तुम्हें विदा करके ही जाऊँगा, तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नीरज बोला तो निकिता मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जब भी उसकी चिंता करती तो वह यही कहकर बहलाता था। आप बस ऐसे ही बहलाते हैं, निकिता बोली। बहलाता नहीं हूँ, हमारा साथ सिर्फ इस जन्म का थोड़ी ही है, 7 जन्म का है, अगले जन्म में भी
और उसके अगले में भी मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा, नीरज ने दावा करने के अंदाज में कहा। ना बाबा, इसी जन्म में बहुत है। इस जन्म में इतनी डांट खाई है और इतने शहर बदले हैं, बस इतना बहुत है, निकिता ने कहा। शहर बदले नहीं कहते हैं, शहर घूमे हैं कहते हैं। ऐसे कौन घूमता है? निकिता घूर कर बोली। अच्छा सोचो, मुझसे शादी नहीं करती तो किससे करती? नीरज बोला। क्यों, क्या रिश्ते की कमी थी मुझे? कई आए थे, वह तो मैं ही आपके फिल्मी अंदाज के झांसे में आ गई, निकिता ने कहा। ओह तो ओहो, बड़े रिश्ते आए थे, सब पता है कैसे रिश्ते आए थे। वाह, खैराबाद वाला ना, गोबर के उपले पुतवाता तुमसे, नीरज ने भी सुनाते हुए कहा। और भी बहुत आए थे, निकिता बोली। तभी सिमी फिर फुदुक कर आ गई। वाह, उपला क्या होता है दादी? ओ कुछ नहीं, तेरे दादू तो बस कुछ भी बोलते हैं, इन्हें तो कुछ काम नहीं। चलो घर, मुझे तो काम है। शाम को वैभव काम से लौटा तो सिमी बोली। पापा चलिए ना, हम भी मूवी देख कर आएंगे। मूवी? आज तो थक गया हूँ बहुत। लेकिन वैभव पानी पीते हुए बोला। क्या पापा, आप थका हूँ बोल देते हैं। दादू ने तो दादी को 30 मूवी दिखाई थी 60 दिन में, सेमे मुँह बनाते हुए बोली। वैभव हंसा। ओहो, तो आज दादा दादी की स्टोरी सुनी जा रही थी। हाँ, और आपकी और बुआ की भी सुनाते हैं दादू दादी कि पटना में खूब मज़े किए हैं आपने, सिमी बोली। ओके ओके, मूवी भी दिखा दूंगा, लेकिन फिर कभी। आज हम सब बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाकर आते हैं। यह सुनकर निकिता बोली। तुम लोग ही जाओ, मेरा मन नहीं है, हम दोनों घर में ही ठीक हैं। तभी नीरज बोला। क्यों भाई, मैं घर में क्यों रही? मैं भी खाऊंगा रेस्टोरेंट में ही। आपसे परहेज तो बिल्कुल नहीं होता। निकिता गुस्साई। कोई नहीं मम्मी, कभी कभी चलता है, अकेले मज़ा नहीं आता, सब लोग ही चलेंगे वरना कोई नहीं जाएगा। यह वैभव की आदत थी, बिना मम्मी पापा के वहाँ कोई ट्रिप जल्दी प्लान नहीं करता था। उसे पता था माँ बाप ने बहुत संघर्ष किए हैं, वह उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करने का हर प्रयास करता। नीरज भी अपने समय में रेस्टोरेंट जाता जरूर था, लेकिन सिर्फ बीवी बच्चों को ही उनकी मनपसंद चीज़ खिलाता पिलाता था, खुद बस कॉफ़ी भर ही ऑर्डर करता। लेकिन अब जब वैभव के साथ जाता तो अपनी मनपसंद डिश की फरमाइश करता, उससे घूमने भेजने की जिद करता। सब इच्छा जो शायद कभी अपने पिता से भी नहीं कह पाया, वह बेटे से कहता। एक बार उसने वैभव से बातों बातों में कहा। मैं बहुत घूमा हूँ, लगभग पूरा देश, लेकिन कभी प्लेन में नहीं बैठा हूँ। वैभव यह सुनते ही अगले ही मिनट में उन दोनों की मुंबई की फ़्लाइट बुक करने लगा, लेकिन गलती से कॉलम में मुंबई की जगह दिल्ली लिखा हुआ था और बुकिंग हो गई। ओह, यह क्या हो गया? दिल्ली, वह तो इतनी पास में है, क्या करूँ अब? कैंसिल करो, वैभव बोला। रिद्धिमा गुस्साई। यह क्या किया आपने? दिल्ली तो लोग बस से या कार से ही चले जाते हैं। कोई बात नहीं रिद्धि, प्लेन में बैठने की इच्छा थी, वह तो पूरी हो जाएगी। मिनी के पास कुछ दिन रह लूँगा, वह भी खुश हो जाएगी। अब पैसे का नुकसान करने से क्या फ़ायदा? नीरज बोला। वैभव जब पहली बार विदेश यात्रा पर गया तो सबसे ज़्यादा नीरज ही खुश था। फेसबुक पर उसकी फ़ोटो पोस्ट करके स्टेटस डालता कि मेरा बेटा विदेश गया है। मिनी कहती, पापा आजकल सब जाते हैं, लोग कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? नीरज कहता, लोगों के लिए होगी आम बात, मेरे लिए यह सबसे खास बात है। कुछ समय बाद फिर वैभव का ट्रांसफ़र दिल्ली वापस होने की बात आई तो नीरज ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। पापा कंपनी वाले नहीं मान रहे हैं, जाना ही होगा। तो छोड़ दो नौकरी। कैसे बात कर रहे हैं आप? वैभव बोला। मुझे यहाँ बहुत सुकून लगता है, अब बार बार शिफ्टिंग का मेरा शरीर भी नहीं रहा। नीरज बोला। पापा मजबूरी है, बस आखिरी बार। वैभव ने रिक्वेस्ट की तो नीरज मान गया, लेकिन अब की बार उसका मन बहुत दुखी हो गया था। वह निकिता के साथ चंडीगढ़ में पुराने से दिन महसूस करने लगा था। वहाँ का खुला शुद्ध वातावरण उसके मन को असीम सुख देता था। भारी मन से उसने बैंक के सारे काम व
अन्य कागजी काम करवाए। सबकी तबीयत भी खराब होने लगी। वैभव उसे चेकअप के लिए ले गया, जहाँ डॉक्टर ने उससे कहा, आपका दिल तो बिल्कुल खराब हो चुका है, आप कैसे चल रहे हैं यह भी आश्चर्य है। डॉक्टर की बात सुन वो भड़क गया। ऐसे बात करते हैं आप पेशेंट से? आपको डॉक्टर किसने बना दिया? नाराज होकर वह बाहर तो आ गया, लेकिन डॉक्टर की बात से डर भी गया था। निकिता को बाहर इंतजार करता देख उसने मूड बदल लिया। क्या हुआ जी, क्या बताया? निकिता ने पूछा। वह कुछ कहता उससे पहले ही वैभव ने अंदर हुई बात बता दी। निकिता का जी धक सा रह गया। अरे बकवास डॉक्टर है। डॉक्टर का काम मरीज को हिम्मत देना है, यह हिम्मत तोड़ना है। तुम चिंता मत करो। अरे यह बर्थडे अगर मैंने मना लिया अपना, फिर 80 साल की उम्र तक कोई हिला नहीं सकता मुझे। नीरज ने निकिता को दिलासा देते हुए कहा। नीरज को ज्योतिष विद्या का ज्ञान था और उसे पता था कि यह जन्मदिन वह मना सकेगा, यही बहुत मुश्किल है। उसने घर आकर छोटे बेटे से अकेले में कहा, बेटा मम्मी का ध्यान रखना, उन्हें कभी कोई कष्ट मत होने देना। वह समझ नहीं पाया कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं। शिफ्टिंग करते वक्त भी वो वैभव से बोला, बस यह आखिरी है, अब आगे से मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा, खुद तुम करना। दिल्ली पहुंचकर नीरज मिनी और उसके पति आकाश को घर आने के लिए कह देते हैं। आपके जन्मदिन पर आ जाऊंगी पापा, अभी सब सेट कर लीजिए पहले, मिनी ने कहा। हाँ तो आज मेरा हिंदी तिथि से जन्मदिन ही है, मैं आज ही मना लूँगा, आ जाना तुम, बस आज ही आ जाओ। नीरज ने जिद करके कहा। ठीक है पापा, कहकर मिनी ने फ़ोन कट कर दिया। आप तो कह रहे थे सब सेट करके बुलाऊंगा, निकिता ने पूछा। नहीं, मेरा मन है उसे देखने का, उसकी जन्मपत्री भी देखनी है। वह हमेशा कहती है पापा सबकी पत्रियां देखते हैं और मेरी नहीं। नीरज बोले तो निकिता मुस्कुराते हुए बोली, आपके मन की आप ही समझ सकते हैं, पता नहीं क्या चलता रहता है दिमाग में, कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो जाती है। बाद नीरज अपने उस भाई को फ़ोन लगाते हैं जो दिल्ली में ही रहते थे। हेलो समर भाई बोल रहा हूँ। नीरज बोले, हाँ भाई क्या हाल है, आ गए दिल्ली आप? समर ने कहा, ठीक हूँ, कल आ जाओ, रविवार है कल तो। नीरज ने उन्हें भी बुलाया। भाई कल तो मुश्किल है, कुछ काम है, आप ही आ जाओ, समर ने कहा। मैं अभी तो मुश्किल है, घर भी सेट करना है। फिर आज मिनी भी आ रही है। नीरज ने असमर्थता जताई। तो अगले रविवार आ जाओ आप, आपको बढ़िया छोले भटूरे खिलाता हूँ, समर ने कहा। ओके ठीक है, देखता हूँ। नीरज ने फ़ोन कट कर दिया। ऐसे ही उसने एक दो और लोगों से फ़ोन पर बात की और उन्हें बुलाया, लेकिन संकोचवश वह यह न कह सका कि वह अपने जन्मदिन को भी मनाना चाहता है। सबने आगे किसी दिन आने के लिए कह दिया। नीरज अक्सर अपनी माँ निर्मला देवी से भी फ़ोन पर बात किया करते थे। नीरज ने माँ को वीडियो कॉल की। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद दोबारा मिलने को फ़ोन लगाया। कहाँ पहुँची? मेट्रो में हूँ पापा, बस आ रही हूँ। ओके ओके, स्टेशन पर पहुँचने से पहले ही फ़ोन करना, तोसी तुम्हें लेने आ जाएगा। तोसी नीरज के छोटे बेटे का नाम था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आकाश है साथ में, मैं खुद ही पहुँच जाऊँगी। ठीक है आओ फिर, कहकर नीरज ने फ़ोन कट कर दिया। फिर खुद ही घर की सेटिंग में व्यस्त हो गए। दोपहर तक मिनी और आकाश दोनों बेटों के साथ घर पहुंच गए। नीरज तब केवल टीवी की कनेक्शन ही करवा रहे थे। मिनी ने पापा को प्रणाम किया। आकाश और बच्चों ने पैर छुए। बच्चे आपस में खेलने लगे। शाम होने लगी तो मिनी बोली, आज हनुमान जयंती है, मम्मी चलिए ना, मंदिर चलते हैं। हाँ चलो, निकिता बोली। मुझसे तो चला नहीं जाएगा। नीरज ने जाने से मना कर दिया। सब मंदिर चले गए। वहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद लेने लगे तो मिनी बोली, मम्मी मैं भी भोग लगा कर ये पापा को दूंगी, उन्हें लड्डू बहुत पसंद है। कितना अच्छा दिन है आज, पापा का जन्मदिन भी और हनुमान जयंती भी। हाँ बड़े खुश हैं, आज उनका जन्मदिन है, उनसे अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख का भी इंतजार नहीं होगा, निकिता ने कहा। फिर सब ने प्रसाद चढ़ाया।
तभी रिद्धिमा बोली, आज मंदिर में भंडारा है, भंडारा खाने चलें। भंडारा खाने के बाद रिद्धिमा ने पापा के लिए भी प्रसाद लिया। सब घर आए। नीरज को चेयर पर बैठा कर सब एक साथ बोले, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पापा। मिनी ने लड्डू खिलाया और बोली, या पूरा डिब्बा आपके लिए। हाँ, मेरा रख दो अलग, मैं कल खाऊंगा। नीरज मुंह में लड्डू भरकर बोले, हाँ हाँ, पूरा आपका ही है। मिनी हंसी। लेकिन मेरा गिफ्ट? नीरज ने उससे पूछा तो मिनी बोली, आज तो हिंदी वाला जन्मदिन है ना, तो आज लड्डू 4 दिन बाद गिफ्ट मिलेगा। हैप्पी बर्थडे पापा। मिनी हंसी। वैभव ने भी उसे 51 रुपये दिए। अरे भैया, इसमें 1 जीरो कम है, 50 का नोट देकर नीरज बोले। तो वैभव भी बोला, 4 दिन बाद पापा। सब अपने पापा के मुंह लगे थे। पापा बर्थडे के गिफ्ट के लिए चिढ़ाते तो बच्चे भी हंसी मजाक करते गिफ्ट की बात पर। यह हर साल का ही था। लेकिन नीरज जितना जाहिर करते थे अपने मन की बात, उससे ज़्यादा दिल में बातें छुपा कर भी रखते थे। शायद इसलिए दिल की बीमारी लगी थी। सुबह मिनी की पत्री देखी और उसके बेटे की वह पहले ही देख चुके थे, तो बोले, मिनी बेटा बहुत सुख देगा तुम्हें, बहुत भाग्यवान है ये। तो दूसरे बेटे को दिखाते हुए मिनी बोली, और ये छोटा ज़्यादा चंचल था। तो उसे देख नीरज हंसे और बोले, इसे पत्री से समझने की क्या ज़रूरत है, या तो वैसे ही तेज है। दुनिया में आजकल तेजी बंदे चाहिए। जब मिनी जाने लगी तो नीरज ने आकाश से एक दिन और रुकने का आग्रह किया। आकाश मान गए। उसके बाद तो पूरा वक्त नीरज आकाश से बातें करते रहे, अपने पुराने दिनों की बातें, संघर्ष, सब उन्हें सुनाते रहे। दोपहर के खाने के समय वैभव, आकाश सब हंसी मजाक कर रहे थे। अब तो तुलसी की भी शादी करनी होगी, वैभव बोला। हाँ, वह तो है ही। आकाश ने हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन एक दिक्कत है, पापा ने हेयर कलर नहीं लगाया। अगर वो सब मिलने के वक्त कहेंगे या तो लड़के के पापा नहीं दादाजी हैं, वैभव ने अपने पापा से मजाक करते हुए कहा। नीरज वहीं खाना खाने के बाद टहल रहे थे। आपकी बात सुनकर बोले, चिंता मत करो, बाप की जगह मिलनी तुम करोगे। बात हंसी मजाक में आई और चली गई। रिद्धिमा और वैभव को कहीं जरूरी काम से जाना था, तो वह जल्दी आने का कहकर चले गए। नीरज अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने चले गए। मिनी ने आकाश से पूछा, आज पापा आपसे बहुत देर से बातें कर रहे थे, क्या ऐसी लंबी चौड़ी वार्ता चल रही थी आप दोनों में? पापा आज अपनी पूरी कहानी सुना रहे थे, अपने नौकरी के समय की बातें भी बता रहे थे। हाँ, अपना अनुभव शेयर कर रहे होंगे वह आपसे, मिनी ने आकाश से कहा। तब वहाँ निकिता आ गई और मिनी और आकाश से बातें करने लगी। उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर ने नीरज की तबीयत के बारे में कहा था, अजीब डॉक्टर है, ऐसे तो कोई डर कर ही मर जाए। मिनी नाराज होकर बोली। तभी नीरज कमरे में आ गए। यह कमरा ज़्यादा अच्छा है ना मिनी? नीरज ने पूछा। नहीं, आपका ही ज़्यादा अच्छा है, मिनी ने जवाब दिया। तो निकिता बोली, हाँ सही कहा तुमने मिनी, वरना अब यह वैभव से कहते कि मैं यहाँ रहूँगा, तुम उस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। इनको तो बदलने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। अरे नहीं, तुम्हारी माँ तो बस लड़ने में ही रहती है। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि यह कमरा मैंने और रिद्धिमा ने मिलकर सेट किया है, नीरज बोले। फिर उन्होंने दोषी को वैभव के लिए सुबह 50 रुपये देकर कहा, जाओ समोसे ले आओ। नीरज फिर पुरानी बनारस की बातें करने लगे। वह आकाश को मिनी के बचपन के किस्से सुनाने लगे, कैसे वह उसे गोदी में लेकर टहला करते थे, उसके जन्म पर उन्हें कितनी खुशी हुई थी, वगैरह वगैरह। इस लड़की ने तो बहुत डराया है, मुझे डॉक्टरों के कई चक्कर लगवाए हैं। अरे पापा, यह सब क्या बताने की ज़रूरत है, मिनी बोली। लेकिन नीरज मस्त मूड में थे। अरे पापा क्या, और हाँ सिनेमा तो यह से देखती थी, आंखें बड़ी बड़ी करके कि पूछो मत, नीरज ने आकाश से कहा। तब तक तोसी समोसे ले आया और मिनी चाय। समोसे देखकर नीरज बहुत खुश हो गए और बोले, समोसे के साथ अगर बनारस की लौंग लता मिल जाती तो आहा, मज़ा आ जाता।
आज पापा को बनारस बहुत याद आ रहा है। आकाश बोले। मिनी तब अचानक कहती है, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। वह प्याज काटने लगती है। आकाश आओ, तुम्हें मैं सबके लिए बनारस से जो कुर्ते लाया था दिखाता हूँ। तुम अपने लिए उसमें से एक पसंद करके अलग कर लो। वो आकाश को एक सफ़ेद कुर्ता पहनकर देखने के लिए कहते हैं, लेकिन मिनी को वह पसंद नहीं आता। पापा, यह गुलाबी कुर्ता ज़्यादा अच्छा है, मिनी बोली। तो यह ले लो। मैंने सोचा वैभव को पसंद नहीं आया तो शायद आकाश को भी नहीं आएगा, इसलिए इस कुर्ते के लिए नहीं पूछा था, नीरज ने कहा। आकाश कुर्ता ट्राई करके चला गया। मिनी भी उसके पीछे पीछे गई। नीरज को अब तभी हल्का दर्द महसूस हुआ। उन्होंने इमरजेंसी में ली जाने वाली दवाई ले ली जो वह हमेशा लिया करते थे। आप ठीक नहीं हैं तो बैठ जाइए ना, पूरा दीवार खुला रखा है, निकिता बोली। ठीक हूँ मैं। तुम मिनी का सूट निकालो, पहले उसे दो। अभी मुझे अपने कपड़े भी लगाने हैं अलमारी में। दे दूंगी, कहाँ भागी जा रही है वह जो आप इतना हड़बड़ा रही हैं, निकिता बोली। मैं कह रहा हूँ ना, तुम निकालो सूट। तो तकलीफ बढ़ने लगी, लेकिन उसने हड़बड़ी मचा रखी थी। मिनी से तो वह कब से खूब हंसी मजाक कर रहा था, तो वह जान ही नहीं सकी कि उसके पापा तकलीफ में हैं। मिनी और आकाश कमरे में आते हैं। पापा, यही कुर्ता हमें पसंद है, मिनी बोली। तो ले लो, अभी रखो बैग में। वह जल्दबाजी करने में लगे, लेकिन क्योंकि नीरज अक्सर ऐसे ही हड़बड़ाते थे तो मिनी को लगा वह आदतन हड़बड़ा रही हैं। उसने कपड़ा बैग में रख लिया। नीरज बालकनी के दरवाजे के पास खड़े हो गए। मिनी, यह तुम्हारा सूट। निकिता ने सूट दिखाया। अरे वाह पापा, यह तो बहुत सुंदर है। मिनी ने पहले सूट की ओर देखा, फिर नीरज की ओर। वह इस बार बहुत अलग ढंग से मुस्कुरा रहे थे। मिनी को लगा कि वह कुछ हंसकर कहने वाले हैं। वह कहना ही चाह रही थी कि देखो पापा, अब फिर मजाक बनाएंगे मेरा कि इसे कैसे इतनी जल्दी पसंद आ गया। लेकिन वह यह बात कहती उससे पहले ही नीरज ने हाथ हिलाते हुए निकिता को आवाज़ लगाई, जैसे वह बाय कह रहा हो, निकी निकी। वह और धड़ाम करके पीछे पलट गए। यह देख तीनों की चीखें निकल पड़ी। सब नीरज की ओर दौड़े। बच्चे जो टीवी देख रहे थे वह भी दौड़े। तोसी भी भागकर पापा के पास आ गया। पानी लाओ मिनी, आकाश चिल्लाए। मिनी पानी लाने दौड़ी, लेकिन पानी लाकर नीरज के मुंह में डाला तो वह बाहर आ गया। निकिता घबराने लगी, रोने लगी। मिनी पापा को कुछ हो गया है। चुप हो जाओ मम्मी, पापा बेहोश हुए होंगे, अभी डॉक्टर को दिखा देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। आप ऐसे कैसे हिम्मत खो सकती हो। पापा की तबीयत अक्सर खराब हो जाती थी। ठीक तो हो जाती थी ना, लेकिन निकिता छटपटाई जा रही थी। उसको समझ में आ रहा था कि इस बार हर बार जैसा नहीं है। वैभव वैभव कहकर बेटे को पुकारने लगी, लेकिन वह बदकिस्मती से उस दिन था ही नहीं जब सबसे ज़्यादा उसके पापा को उसकी ज़रूरत थी। मिनी और आकाश ने बहुत कोशिश की कि उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन नेटवर्क भी उसी दिन धोखा दे गया। न इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर लगा, न ही वह किसी को मदद के लिए बुला पा रहे थे। मिनी ने फ्लैट के हर दरवाजे को खटखटाया, जिसमें कोई मदद करके नीरज को तीसरी मंजिल से नीचे तक पहुंचाने में मदद कर दे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं तो किसी ने मदद की और करते भी तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि नीरज तो उसी पल इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। थोड़ी देर बाद जब मिनी को समझ में आ गया कि अब उसके पापा उसे छोड़कर जा चुके हैं, तो बिजली की तरह उसके दिमाग में कौधा, मम्मी का क्या होगा अब, कैसे सहेंगी वह यह सब, पापा के बिना कैसे रहेंगी। वह माँ से लिपट गई। मिनी, तुम्हारे पापा ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने बोला था कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। निकिता बिलख कर बोली, नहीं माँ, पापा ने अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई वादा भी नहीं तोड़ा। सोचो अगर तब जाते तो हम डूब जाते। अब तो वह पूरा साथ निभा कर गए हैं, हमें किनारे पहुंचा कर गए हैं। आपके
बच्चों को इस लायक बना कर गए हैं कि वह आपको कभी अकेला नहीं होने देंगे। यह कहकर वह माँ से लिपट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वैभव और रिद्धिमा जब आए तो वैभव को देख निकिता रोते हुए बोली, देखो वैभव, पापा चले गए तुम्हारे। रोना तो वह भी चाहता था, लेकिन उसने माँ को अपनी बाहों में ऐसे छुपा लिया जैसे कोई माँ बच्चे को अपने आंचल में भर लेती है, दुनिया की बुरी नज़रों से बचाने को। यह देखकर मिनी के मन को सुकून हुआ कि उसकी माँ सुरक्षित है, और पीड़ा भी थी कि उसके सिर से पिता का साया उठ गया। तीनों बच्चे अपनी माँ को एकमात्र पूंजी समझकर उससे लिपट कर रात भर उसी तरह बैठे रहे। नीरज अपनी जिम्मेदारी निभाकर जा चुके थे, अगले जन्म में निकिता को फिर से पाने के लिए, उनका अपनी जिंदगी में आने का इंतज़ार करने के लिए। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी थोड़ा दुख भरी थी, लेकिन दुख सुख तो जीवन में आते रहते हैं। प्लीज़ आप लोग अपना साथ बनाए रहिएगा। धन्यवाद।